चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग मेरे देश के जवानों, मेरे साथियों? बढ़िया हैं? प्रणाम प्रणाम प्रणाम, सभी को प्रणाम। कैसे हैं? सब बढ़िया हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। तो जल्दी से एक बार क्लास के साथ जुड़ जाएंगे ताकि आज की इस कक्षा की शुरुआत हम कर सकें। और जहां तक हम सोच पा रहे हैं, यूपीएसआई में और यूपी पुलिस में अब आपका ज्यादा सिलेबस नहीं बचा है, अंतिम पायदान की ओर ही है हम लोग। और जल्दी से हमारा सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएगा। कल आपकी क्लास नहीं लगेगी, कल जन्माष्टमी है। आप लोग आराम से जन्माष्टमी मनाइएगा। कृष्ण की जन्म की उपलब्धियां, कृष्ण की जो जन्म हुआ है ना। आपको पता है भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा दीक्षा उज्जैन में सांदीपनी आश्रम में की। सांदीपनी आश्रम उज्जैन में ही है, मंगलनाथ के बिल्कुल पास में। कभी आप उज्जैन आओ ना घूमने तो बताना, मेरे को बताना आप, ठीक है? अपन फिर मिलेंगे, घुमाऊंगा आपको मैं। पर आप पद लेके आओगे तब ज्यादा मजा आएगा, मुझे भी है ना। और अगर ऐसे ही आ गए तो फिर क्या मतलब। अच्छा, आज स्वतंत्रता दिवस भी है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे देश के जवानों। और मैं तो आपको कहूंगा कि स्वतंत्रता अगर दिवस हम 29वां मना रहे हैं आज वर्तमान में, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या हम वास्तविक रूप से स्वतंत्र हैं। मैं तो यह कहना चाहूंगा आपसे, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करना, अगर मेरे भाव आप तक पहुंचे तो। मेरा उद्देश्य बस केवल इतना है, आपको चीजों को समझाना और बताना। मुझे एक बात बताओ, क्या हम वास्तविक रूप से आज स्वतंत्र हैं? हाँ, देश में हम स्वतंत्रता दिवस जरूर मना रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्त अभी हम आप स्वतंत्र नहीं हैं। हम न तो गरीबी से स्वतंत्र हैं, न बेरोजगारी से स्वतंत्र हैं, न खुशियों से स्वतंत्र हैं। हमारे पास में आज भी बेरोजगारी है, गरीबी भी है, सब कुछ है। हम स्वतंत्र नहीं हुए इन सब चीजों से, इसलिए हमें अभी मेहनत करने की आवश्यकता है। और मैं कह दूंगा, ये अवसर नहीं है, ये परीक्षाएं अवसर नहीं, आपको मौका दे रही है। ये मौका है आपके लिए, है ना। और स्वतंत्रता हमें लेना है, गरीबी से, बेरोजगारी से, भुखमरी से। हमें स्वतंत्रता लेना है हमारे माता पिता को ऊंचा दिखाने की। हमें स्वतंत्रता लेना है अपने आप पर गौरवान्वित होने की। तो स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए तभी सही मायने में होगा। चलिए, बिना देरी किए आज की हम क्लास की शुरुआत करते हैं। ओके, तो मेरे दोस्त, जो क्लास हमारी है आज, हमारा आपको बताइए कि, है ना, इकोनॉमिक्स की क्लास है, राष्ट्रीय आय का सेकंड पार्ट है। लेकिन हम ये देखेंगे कि कल लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। तो कल लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, जरा वो डिस्कशन एक बार मैं कर दूं आप लोगों के सामने ताकि आपको पता चल जाए। कल राष्ट्रीय आय की हमने शुरुआत की थी कि राष्ट्रीय आय में एक वर्ष का डेटा लिया जाता है और एक फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच की अवधि के लिए होता है। धातु मुद्रा में इसको मापा जाता है, एनएसओ के द्वारा इसका मापन किया जाता है। सर्वप्रथम अनुमान दादा भाई नौरोजी ने और वैज्ञानिक अनुमान डॉक्टर वीके आरवी राव के द्वारा। राष्ट्रीय आय में एक वर्ष का आंकड़ा किसी देश की इकोनॉमी में अंतिम उत्पादन को शामिल किया जाता है। और राष्ट्रीय आय का मापन 3 विधियों से किया जाता है, उत्पाद विधि, व्यय विधि और एक आपका कौन सा है मेरे साथियों, आय विधि, है ना। ये सब हम पढ़ा चुके थे। आज मुझे आपको ये पढ़ाना है कि राष्ट्रीय आय से जुड़ी हुई कॉन्सेप्चुअल चीजें कौन कौन सी है, जैसे जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, ये सब चीजें क्या है ना। तो आज मैं उसको आपको पढ़ाना चाहूंगा। तो आइए जरा। बहुत बढ़िया। मोनू मोनू रावत कह रहे हैं आज पहली बार कमेंट कर रहा हूं, मेरा ब्रेकअप हो गया। बहुत बढ़िया। चलो, हेडिंग डालेंगे प्रमुख अवधारणाएं, या प्रमुख अवधारणाएं, मुख्य कॉन्सेप्ट। ये इससे जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो परीक्षा में आते हैं, जैसे जीडीपी, जीएनपी, ये सब चीजें, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, हम एक एक के बारे में पढ़े ना पहले तो, या फुल फॉर्म कर ले। देखो, आपकी परीक्षा में फुल फॉर्म नहीं, आपकी परीक्षा में एक एक कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे तभी अच्छे से चीजें समझ में आएगी। तो आइए जरा मैं सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, जीडीपी का। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूं जीडीपी। तो जीडीपी में सबसे पहले तो हमें इसके फुल फॉर्म को लेकर के बातचीत करनी है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। ओके, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप इसे बोलते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस का मतलब होता है सकल, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, और प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद। अगर आप इसे हिंदी में देखें तो आप इसे लिख सकते हैं सकल घरेलू उत्पाद। क्या लिख सकते हैं? तो इसको आप लिख सकते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद के नाम से आप इसे जानते हैं, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी का मतलब क्या है? सकल घरेलू उत्पाद मेरे साथी। आइए जरा, ये क्या बला है, क्या चीज है, इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। जीडीपी, चलो। तो जीडीपी में हमें 3 चीजों को शामिल करना है मेरे साथियों। बोले सर केवल 3 चीजों को? जी हाँ, हमें इस जीडीपी में 3 बातों को विशेष रूप से ध्यान देना है। अब ये बातें कौन सी, वो ध्यान रखना। मैं आपको बताता हूं ये बातें कौन सी। इस जीडीपी में हमें 3 बातें कौन कौन सी ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो ये मेरे साथियों, घरेलू सीमा होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये देश की घरेलू सीमा में होना चाहिए, देश की घरेलू सीमा में। जीडीपी के अंतर्गत हमें इन 3 बातों पर याद रखना, और इसी से हमें पता चलेगा देश की घरेलू सीमा में उत्पादन होना चाहिए। पहली बात क्या बताया मैंने, कि देश की घरेलू सीमा में उत्पादन होना चाहिए। पहली बात तो आपको ये याद रखना है। दूसरी बात मेरे साथियों, जो
सेवाएं हैं वो अंतिम होनी चाहिए। तो दूसरी बात आप लिखेंगे अंतिम वस्तु एवं सेवा, अंतिम वस्तु एवं सेवा होनी चाहिए। और तीसरी बात आपको मैं बताऊं, तीसरी बात क्या है मेरे साथियों, तीसरी बात है आपकी इसका कुल मौद्रिक मूल्य होना चाहिए, इसका वस्तु एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य। ये तीन शब्द मेरे साथियों आना चाहिए, है ना। एक और शब्द आप लिखें, वो है एक वित्तीय वर्ष, एक साल में, क्योंकि राष्ट्रीय आय में एक वर्ष लिया जाता है, तो एक वर्ष में कुल अंतिम सेवा एवं कुल अंतिम वस्तु एवं सेवा का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा मैं आपको यहां पर बता दूं, है ना। तो मैं इसकी परिभाषा क्या लिखूंगा, मैं इसकी परिभाषा लिखूंगा किसी देश की घरेलू सीमा में, किसी देश की घरेलू सीमा में, किसी देश की डोमेस्टिक बाउंड्री में, घरेलू सीमा को हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक बाउंड्री, किसी देश की घरेलू सीमा, डोमेस्टिक बाउंड्री, डोमेस्टिक बाउंड्री बोलते हैं। तो किसी देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में, है ना, क्या एक जवाब आना हमारे पास में, एक और चीज क्या थी, एक वर्ष। तो किसी देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में, एक वर्ष में उत्पादित, एक वर्ष में उत्पादित कुल अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का, कुल अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, कुल यहां से हटा लो, कुल कुल ज्यादा लग रहा है ना। एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, कुल मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। बस सिंपल सी परिभाषा यही है। मैंने क्या बताया, जीडीपी में आपको ये तीन चार चीजें याद रखना है कि अंतिम वस्तु और सेवा होनी चाहिए, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और एक वर्ष में होनी चाहिए, और इसका टोटल मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए, और ये देश की घरेलू सीमा में होनी चाहिए, बस ये जीडीपी। अब मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी देश की इकोनॉमी का आकार, फिर से सुनना मेरी बात को, अगर किसी भी देश की इकोनॉमी के आकार की साइज आपको देखना है, किसी भी देश की इकोनॉमी के साइज के बारे में आपको पता करना है, तो हम उस देश की जीडीपी देखते हैं। जैसे मैं आपको अभी पूछूं कि भैया अमेरिका की जीडीपी कितनी है, या अमेरिका की इकोनॉमी का आकार कितना है, तो आप बोलोगे सर उसकी जीडीपी चेक कर लो। भाई भारत की इकोनॉमी का आकार कैसा है, तो सर उसकी जीडीपी चेक कर लो। फ्रांस की इकोनॉमी का आकार कितना है, सर उसकी जीडीपी चेक कर लो। आ रही बात समझ में। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बहुत बढ़िया, है ना। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं मेरे साथियों, तो जीडीपी यही है। तो अगला बिंदु यहां पर लिख सकते हैं, किसी देश की इकोनॉमी के आकार, किसी देश की अर्थव्यवस्था का आकार जीडीपी में मापा जाता है। किसी देश की इकोनॉमी, इकोनॉमी, इकोनॉमी का आकार उस देश की जीडीपी में मापा जाता है, में मापा जाता है, जीडीपी में मापा जाता है। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, ये जो प्रोडक्शन हुआ है, फाइनल प्रोडक्शन, ये किसके द्वारा किया गया है, क्या उस देश के नागरिक के द्वारा किया गया है, उस देश की घरेलू सीमा में, या फिर और किसी के द्वारा। तो याद रखना है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर मैंने बैच अभी कुछ दिन पहले लिया है, तो कैसे कंप्लीट करूं। कंप्लीट क्या, अपनी प्रीवियस क्लासेस जो है उसको देखो, है ना, कंप्लीट करो उसको धीरे धीरे आराम से। अभी कोई एग्जाम डेट थोड़ी ना है, अभी तो एक नया बैच आ रहा है, प्रज्ञान बैच। और मैं तो आपको यही कहूंगा कि कोई एक सब्जेक्ट पकड़ लो, उसको कंप्लीट कर लो जो समझ में आ रहा है। और प्रज्ञान बैच आ रहा है, तो उसमें बाकी टीचर्स की क्लास तो वापस से चलेगी ना शायद, तो आप उससे लाइव ले लेना क्लास, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो ये एक बार चेक करो जल्दी से, ठीक है। बढ़े आगे बढ़े, चलो बढ़े आगे बढ़े, आइए जरा आगे की चर्चा करते हैं। पढ़ लिया, अब देखना मेरे दोस्त, ये तो जीडीपी के बारे में। अब जीडीपी को दो प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है। मैं अगला बिंदु लिखूंगा मेरे दोस्त कि जीडीपी की गणना में, जीडीपी की गणना देश की घरेलू सीमा में की जाती है। जीडीपी की गणना देश की घरेलू सीमा में की जाती है, ओके। तो जीडीपी की जो गणना होती है ना, वो देश की डोमेस्टिक बाउंड्री में की जाती है मेरे साथियों। किसमें की जाती है, देश की घरेलू सीमा में की जाती है। दूसरी बात, इसमें
इसमें उत्पादन देश के नागरिकों, इसमें उत्पादन देश के नागरिकों तथा विदेशी व्यक्ति, इसमें उत्पादन देश के नागरिकों तथा विदेशी व्यक्ति द्वारा किया जाता है। तो जीडीपी में जो उत्पादन है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो देश के नागरिकों के द्वारा किया जाता है या फिर विदेशी व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। आगे बात समझ में, मतलब दोनों के द्वारा किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? देश के नागरिकों के द्वारा या फिर मेरे दोस्त विदेशी व्यक्तियों के द्वारा उत्पादन जो है वो किया जा सकता है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बात भी आपको यहां पर याद करके रखना है। याद नहीं करना है, दरअसल समझना है खाली। ओके, खाली समझ भी लोगे ना तो काम आपका हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो अब जीडीपी के कितने प्रकार है वो जरा समझ लेना। जीडीपी के कितने प्रकार है? तो जीडीपी के प्रकार, जीडीपी के प्रकार की हम बात करें, जीडीपी के प्रकार की हम बात करें तो जीडीपी को दो टाइप में डिवाइड करके देखा जाता है। एक को हम बोलते हैं मेरे दोस्त रियल जीडीपी, रियल जीडीपी आप इसे कहते हैं। क्या बोलते हैं? रियल जीडीपी के नाम से आप इसे जानते हैं। और इसी को हम बोलते हैं वास्तविक जीडीपी, वास्तविक जीडीपी, वास्तविक जीडीपी। रियल जीडीपी या इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? वास्तविक जीडीपी के नाम से जानते हैं। तो एक होता है रियल जीडीपी और दूसरा जो होता है ना उसे बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। और इस नॉमिनल जीडीपी को हम इसको हम सांकेतिक जीडीपी बोल सकते हैं, सांकेतिक, या फिर मेरे साथियों सांकेतिक जीडीपी बोलते हैं इसे, सांकेतिक जीडीपी या फिर मौद्रिक जीडीपी भी आप इसे बोल सकते हैं। सांकेतिक जीडीपी या फिर मौद्रिक जीडीपी के नाम से आप इसे जानते हैं। ओके, तो जीडीपी दो प्रकार की होती है, रियल जीडीपी और दूसरी कौन सी होती है? नॉमिनल जीडीपी। ओके, अब ध्यान रखना मेरे साथियों, रियल जीडीपी का मतलब क्या होता है? रियल जीडीपी कैसे निकाली जाती है? तो याद रखना, इसमें या इसकी गणना, इसकी गणना आधार वर्ष, या ऐसा लिखो, इसमें आधार वर्ष का प्रयोग किया जाता है। इसमें आधार वर्ष जिसे आप बोलते हैं बेस ईयर, इसमें आधार वर्ष का प्रयोग किया जा सकता है या किया जाता है, किया जा क्या सकता है। तो आधार वर्षों का प्रयोग किसकी जीडीपी की कैलकुलेशन करने में किया जाता है? तो याद रखना है मेरे साथियों, किसकी? तो याद रखना है मेरे दोस्त रियल जीडीपी में। अच्छा, वर्तमान में बेस ईयर क्या है मेरे दोस्त? मैं क्लास जल्दी छोड़ूंगा आज, कारण भी मैं आपको बता देता हूं, कल मैं क्लास नहीं लूंगा। मेरा बच्चा एडमिट करना पड़ रहा है उसको, मतलब वो यहाँ नहीं है, उज्जैन में नहीं है। उज्जैन के पास 50-60 किलोमीटर दूर, 60 नहीं ज़्यादा होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि 50-60 तो मेरा गाँव ही है। मेरा बेबी है और उसकी तबीयत अचानक से खराब हो गई है ना, मतलब छोटा बच्चा है तो प्रॉब्लम होती रहती है। पर उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। अभी मेरी छोटे भाई से बात हुई है तो उसने कहा है कि बच्चे को जो है एडमिट करना पड़ा है और इसका जो शुगर लेवल है बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। तो मुझे मतलब मुझे मुझे तो लग रहा था कि मैं क्लास लूँगा और अभी मेरी 9 बजे तक क्लास है लगातार, पर फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, मतलब मुझे जाना चाहिए, है ना। और मेरा अंदर से जो मन है ना वो भी गवाह नहीं दे रहा है कि मैं ना जाऊँ। तो मैं इस क्लास को, ये टॉपिक खत्म करने के बाद, मतलब जीडीपी केवल खत्म करने के बाद में ओवर करके मैं फिर आज की क्लास को इतना ही करूँगा केवल, है ना। थोड़ी सी मेडिकल इमरजेंसी है इसलिए मैं जाऊँगा और कल मैं आपकी क्लास नहीं लूँगा। और कल सैटरडे भी है और मतलब आप समझ रहे हैं ना। तो मैं इस टॉपिक को कंप्लीट कर देता हूँ और फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। आओ जरा मैं बताता हूँ, पहले इसको कंप्लीट कर देता हूँ। मैं आपको ये बोल रहा कि जीडीपी के कितने प्रकार है? तो जीडीपी के दो प्रकार है, एक को बोलते हैं रियल जीडीपी और एक को बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। तो रियल जीडीपी जो है ना उसमें बेस ईयर का प्रयोग किया जाता है, आधार वर्षों का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो आधार वर्ष है वो 2011-12 है, मतलब 2011-12 में किसी भी वस्तु की या सेवा की कितनी कीमत है उसके आधार पर जीडीपी की कैलकुलेशन की जाती है ना। तो इसको बोलते हैं रियल जीडीपी। क्या बोलते हैं इसको? रियल जीडीपी के नाम से जानते हैं। और वर्तमान में जो आधार वर्ष है वो 2011-12 याद रखना है, ठीक है। एक होता है नॉमिनल जीडीपी या सांकेतिक जीडीपी, इसके बारे में थोड़ा सा देख लो। नॉमिनल जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी या फिर सांकेतिक जीडीपी बोलते हैं। तो इसमें केवल इतना ही याद रखना, इसमें आधार वर्षों का उपयोग नहीं किया जाता। आधार वर्ष का मतलब होता है बेस ईयर, तो इसमें आधार वर्ष या बेस ईयर, इसमें आधार वर्ष या बेस ईयर का प्रयोग नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। इसमें आधार वर्ष या बेस ईयर का प्रयोग नहीं किया जाता। फिर किसका प्रयोग किया जाता है? तो करंट ईयर की जो प्राइस है उसके आधार पर मेरे साथियों जीडीपी को निकाला जाता है। तो मैं इसमें लिखूंगा, इसमें चालू वर्ष, करंट ईयर, इसमें चालू वर्ष है ना, इसमें चालू वर्ष या करंट ईयर, चालू वर्ष या करंट ईयर की कीमतों का प्रयोग करके, की कीमतों का प्रयोग किया जाता है, ऐसा लिख लें, की कीमतों का प्रयोग किया जाता है ना, की कीमतों का प्रयोग किया जाता है। आगे बात समझ में? तो ये बात भी आपको यहां पर याद रखना है। तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, ये दो शब्द मैंने आपको यहां पर बताया, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ठीक है, बढ़े आगे। अरे सर जी आप आज क्लास नहीं लेते? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बच्चे हैं, छोटे बच्चे बीमार होते रहते, उसमें क्या है। ऐसे तो बच्चा कभी भी बीमार हो जाएगा तो मैं क्लास थोड़ी नहीं छोड़ सकता भाई। मेरे पास एक बच्चे की जिम्मेदारी थोड़ी, मेरे पास तो हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं,
हजारों मेरे साथी है, मेरे लिए ये भी जरूरी है ना। आ गई बात समझ में? तो मुझे तो यहाँ भी ध्यान देना था। तो मैंने उसकी मम्मी को कहा कि तू इलाज करवा के आ जा। तो वो जब इलाज करवाने गई तो डॉक्टर ने बोला रिपोर्ट रिपोर्ट जांच करवाओ, जांच करवाई। तो फिर वही शुगर लेवल कम है और बहुत ज्यादा कम है, बोले एडमिट करना पड़ेगा। एडमिट कर दिया है, ऐसे तो एडमिट हो गया है, लेकिन मन मेरा नहीं मान रहा है मैं है ना। तो बस यही है, कोई बात नहीं। मैं आपको ये पढ़ा दिया मैंने, जीडीपी के प्रकार भी मैंने आपको बता दिया। एक चीज और समझ लो केवल, वो है जीडीपी डिफ्लेटर। इसका सूत्र याद रख लेना, मैं जब मंडे को हमारी क्लास होगी तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बता दूंगा। अभी फिलहाल के लिए मैं केवल बता देता हूं, जीडीपी डिफ्लेटर के नाम से आप इसे जानते हैं। जीडीपी अपस्फीति कारक, जीडीपी अपस्फीति कारक, अपस्फीति कारक है ना, इसको बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। तो इसका सूत्र क्या है, देखो इसका सूत्र मैं लिख रहा हूं, बाकी अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं मंडे को आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो सुनो मेरी बात को। जीडीपी डिफ्लेटर का सूत्र क्या है, तो नॉमिनल जीडीपी यानी कि सांकेतिक जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100, इनटू 100। ये मेरे साथियों नॉमिनल जीडीपी का सूत्र है, सॉरी ये रियल जीडीपी डिफ्लेटर का सूत्र है। किसका सूत्र है, जीडीपी डिफ्लेटर का सूत्र है मेरे दोस्तों, ओके। ये जीडीपी डिफ्लेटर का सूत्र है, तो ये भी आपको यहां पर याद रखना पड़ेगा कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या है। एक सवाल आपकी परीक्षा में आया हुआ था जीडीपी डिफ्लेटर से संबंधित, उस सवाल को अगर ये सूत्र आपको याद हो गया हो तो फिर ये सवाल आप लोग कर लोगे। देखना एक सवाल क्या था, मैं बताता हूं आपको, है ना। एक सवाल आया था जीडीपी डिफ्लेटर से लेकर के, ये सीजीएल में आया हुआ था। यार सवाल कहीं भी आए आपको प्रश्न पता चल जाएंगे किस तरीके से आते हैं। देखो सवाल ये आया हुआ था मेरे साथ बहुत ही शानदार और बहुत ही इजी वे में, कि जीडीपी डिफ्लेटर बराबर क्या होता है। मैंने अभी बताया कि जीडीपी डिफ्लेटर नॉमिनल जीडीपी, इसी को सांकेतिक जीडीपी भी आप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, सांकेतिक जीडीपी के नाम से भी, है ना, आप इसे जानते हैं। तो मतलब नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100 होता है। तो पहला ऑप्शन है सांकेतिक जीडीपी इनटू, यहां पर शब्द क्या है, इनटू है। तो इनटू तो नहीं होगा मेरे साथियों, गलत हो गया, इनटू वास्तविक जीडीपी थोड़ी होगा। सांकेतिक जीडीपी यानी कि नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100, बताओ कौन सा इसका आंसर होगा। तो याद रखना विद्या जी ने जवाब दे दिया, इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। क्या इसका आंसर होगा, बी, बी 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 फॉर बेबी, है ना। आ गई बात समझ में, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी और डी तो फिर मतलब कोशिश करने से भी मतलब नहीं है, तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, बी होगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलो भाई, तो आज की क्लास को मैं यहीं पर विराम दूंगा मेरे दोस्त, और बाकी चर्चा आपसे अब मैं करूंगा कल। कल से मेरा मतलब है अगली क्लास में, मंडे को हम लोग करेंगे, ठीक है। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता देना मेरे दोस्त। और मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आप मेरी फीलिंग्स को समझेंगे, चीज़ों को, और है ना, थोड़ा सा ध्यान देना है मेरे दोस्त, है ना। मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा है जाने में, लेकिन फिर भी मुझे जाना पड़ेगा यार, ठीक है। चलो, तो फिर हम बाकी चर्चाएं जो है अब कल करेंगे। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर विराम दूंगा मेरे दोस्त, है ना। चलो मैं सारी पीडीएफ भेज देता हूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा और फिर वो चीज़ें नहीं हो पाएगी, ठीक है। कोई बात नहीं, मैंने सारी पीडीएफ जो है वो भेज दी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी तो है ना, हाँ। चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, शेष वार्ता आपसे करेंगे मंडे को। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल, नमस्कार।